मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 339वीं कक्षा, पंचम अध्याय के तृतीय पाद में 22 सूत्र तक हो गए। पूछना है कुछ? कल ये निपातन वाला सूत्र देखा था हम लोगों ने, सद्यः परुत्परारी। प्रकरण जो चल रहा है वो किम, सर्वनाम और बहु शब्दों का। उसी में आगे सूत्र आया प्रकार वचने थाल। अब यहाँ जो पीछे अब तक जो प्रकरण चल रहा था, एक तो हमने पंचम्यंत शब्दों से ये सारे प्रत्यय किए और सप्तम्यंतों से किए थे। सप्तम्यंतों से करने के बाद फिर उसमें थोड़ा भेद किया गया कि सप्तमी में भी यदि काल अर्थ आता है तो उस अवस्था में कुछ और प्रत्यय अलग से किए गए। फिर उसी काल अर्थ में ही ये अन्य निपातन किए गए सद्यः परुत्परारी आदि सूत्र में। लेकिन अब यहाँ पर जो पंचम्यंत और सप्तम्यंत दो व्यक्तियां हमने देखी, वो यहाँ आगे नहीं है। तो ये अलग सूत्र है प्रकार वचने थाल। प्रकार वचने सप्तम एक वचनांतम, थाल प्रथम एक वचनांतम। प्रकार वचने है। प्रकार, प्रकार किसे कहते हैं? प्रकार शब्द थोड़ा विचारणीय है। ये हम प्रकार बहुत बोल देते हैं, तो कहीं तो समानता दिखाने के लिए करते हैं कि जिस प्रकार का ये है उस प्रकार का ये है, समानता दिखा देते हैं। लेकिन यहां जब बोलेंगे हम जिस प्रकार का, तो का शब्द लगाते हैं, और का जब लगाएंगे तो उस अवस्था में जो शब्द बोला जाएगा वह किसी का विशेषण बनेगा। और वहां पर सूत्र आगे आएगा प्रकार वचने जातीय, जातीय प्रत्यय का विधान किया जाएगा। तो वहां पर जिस प्रकार का ऐसे बोलेंगे। अब का को हटा के देखो, का को हटा दें हम तो रह गया जिस प्रकार। अब जिस प्रकार में किसी क्रिया आदि को कहा जाएगा, वहां से लगा सकते हैं, जिस प्रकार से, उस प्रकार से, इस प्रकार से। वहां वो विशेषण नहीं बनेगा किसी का, सादृश्य अर्थ नहीं निकल पाएगा वहां। सादृश्य अर्थ निकालना भी है तो क्रिया के रूप में तो आ सकता है कि देखो जिस प्रकार ये व्यक्ति कार्य कर रहा है उसी प्रकार ये भी कर रहा है। समानता थोड़ी सी आ तो गई, लेकिन क्रिया की दृष्टि से, वस्तु की दृष्टि से नहीं। तो हमने दो दो तरह से इसका प्रयोग किया प्रकार अर्थ को कहने के लिए, क्योंकि जातीय प्रत्यय जो आगे आएगा फिर समस्या ये आएगी ना, उसको क्या कहा जाएगा फिर। क्योंकि यहाँ यहाँ थाल प्रत्यय है, आगे जातीय प्रत्यय है, तो दोनों के विषय अलग अलग होने से कोई बाधक आदि भी नहीं है आपस में। यहाँ यहाँ स्वयं शब्द ही प्रकार का वाचक है, यहाँ स्वार्थ में प्रत्यय चल रहा है ना ये। और वहां प्रकार वाला, प्रकारवान
उसको कहने के लिए जातीय प्रत्यय होगा। तो हम यूं कह सकते हैं कि प्रकारवती यानी प्रकारवान में जातीय प्रत्यय और मात्र प्रकार अर्थ में थाल प्रत्यय। तो उसी अर्थ में लेना है यहाँ पर ये। तो प्रकार वचने वर्तमानेभ्यः शब्द कौन से रहेंगे? वही रहेंगे किम सर्वनाम बहुभ्यः थाल प्रत्ययो भवति स्वार्थे। अब स्वार्थ बोल दिया क्योंकि शब्द ही प्रकार अर्थ में है, ये प्रत्यय से प्रकार अर्थ नहीं आया, शब्द ही प्रकार अर्थ में है। जैसे तेन प्रकारेण, अब यहाँ तृतीया का प्रयोग करते हैं, अन्य कोई व्यक्ति नहीं हो पाएगी। तेन प्रकारेण, उस प्रकार से, हिंदी में से लगा देते हैं इसको बोलने के लिए। जिस प्रकार से, ये न प्रकारेण, सर्वेण प्रकारेण, सब प्रकार से। तो इस तरह से विग्रह करके अब थाल प्रत्यय को जोड़ दो। और विभक्ति संज्ञा का तो चल ही रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो तिदादि नाम आदि लगा करके तद से बन जाएगा तथा, यद से यथा, सर्व शब्द से सर्वथा, और बहु शब्द का भी ले लिया। अब इसका प्रयोग बहुवचन में ही होता है, इसलिए बहुभी प्रकार ही बहुथा। बहुथा का प्रयोग कम मिल पाएगा, लेकिन तथा यथा तो भरमार है इन शब्दों की, तो बहुत प्रयोग में आते हैं ये। तो इसने सारे शब्द ले लिए और सामान्य रूप से इसने थाल प्रत्यय को कहा। अब अंतर समझ में आ गया? जैसे यथा यदि केवल बोला जाएगा तो कोई विधि, कोई प्रकार, क्रिया का थोड़ा सा अंतर ये दिखाना होगा। और जातीय प्रत्यय लगा दिया तो किसी वस्तु का विशेषण बन जाएगा, फिर वो व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी हो सकता है वो। यथा जातीय कह तथा जातीय कह, बस ये अंतर है दोनों। शब्द वहां भी प्रकार है, यहाँ भी प्रकार है। प्रकार वचने थाल, प्रकार वचने जातीय। लेकिन वहां पर प्रकार वचन शब्द यहाँ भी है, प्रकार वचने थाल, प्रकार वचने जातीय। वचन यहाँ भी है, वचन वहां भी है ना, दोनों जगह वचन है। लेकिन यहाँ पर वचन का अर्थ कर लेंगे उच्यते अनेन इति वचनम, और वहां वक्ति इति वचनम कह लो, जो प्रकार को कहता है। तो कैसे भी करके दोनों अर्थों को थोड़ा सा भेद करके हमें समझना है, नहीं तो फिर बाधक बन जाएंगे एक दूसरे के ये। अब आगे इसका अपवाद दिया, क्योंकि इसने तो सभी ले लिए ना, किम सर्वनाम और बहु। आगे सूत्र आ गया इदम स्थमुः, क्योंकि इदम से क्या मिलता है कहीं पर? इथा, इथा, क्योंकि जैसे तद से बनेगा तथा, तो इदम से क्या बनेगा? इदम इश इथा, इथा तो मिलता ही नहीं। उसके लिए सूत्र आगे बना दिया इदम स्थमुः। इदमः पंचम एक वचनांतम, थमुः प्रथम एक वचनांतम। अजय जी था भी नहीं बनेगा ना, एते तो रथो हो है। हाँ तो एक रथो तो क्या बनेगा फिर? अभी तो बात वही आ गई ना, इत्था, इत हो जाएगा ना, एते तो एत और इत, इत्था। वैसे पंजाबी में जो चलता है शब्द, और उसमें हरियाणा में भी कहते हैं इत्थे, लेकिन इत्थे का तो पता है क्या होता है वहां? इत्थे जहां बोलते हैं उसका अर्थ क्या होता है पंजाबी में? कौन बताएगा? इत्थे उत्थे नहीं बोलते हैं, नहीं ध्यान दिया है? अत्र हो सकता है, अत्र। हाँ, तत्र माने उत्थे और अत्र का इत्थे, यानी यहाँ वहां। तो यहाँ वहां कहने के लिए तो इत्थे उत्थे है, लेकिन प्रकार अर्थ में इत्थे उत्थे वहां नहीं है इस तरह से। तो ऐसा नहीं है कि हाँ इत्था संस्कृत का है वो बिगड़ के बन गया है, वहां संस्कृत में इत्था है ही नहीं इहा का होगा शायद। है?
इह का इत्था हुआ शायद। हाँ, उसी का है। अत्र कह लो या यह कह लो, एतद शब्द से बनाएंगे ना, तो एतदोन अत्र बन जाएगा, और इदम से बनाएंगे तो यह बनेगा। तो इदमः पंचमे कुछ नान्तम थमुः प्रथमे कुछ नान्तम। प्रकार वचने वर्तमानात् इदम शब्दात् थमुः प्रत्यय भवति स्वार्थे। अनेन प्रकारेण, अब ऐसे विग्रह करेंगे, इदम का रूप लाएंगे तृतीया में, अनेन प्रकारेण इत्थम, इत आदेश हो गया थकारादि प्रत्यय आ जाने से, और शेष बातें सब वही हैं, सारे अव्यय हैं ये। अंत में जो सु प्रत्यय आता है उसका लुक हो जाएगा। एक और ले लिया, क्योंकि किम सर्वनाम और बहु सारे ले लिए थे उसने, लेकिन किम सर्वनाम और बहु सारे लेकर के जो उदाहरण हमने देखे थे उसमें तथा यथा सर्वथा ही दिया था, कथा तो आया नहीं था, कथा नहीं आया था ना। प्रकार उसने थाल के उदाहरणों में कथा को छोड़ दिया, क्योंकि आगे अपवाद आ रहा है ना, इसलिए सूत्र आ गया किम अस्त्य। तो इदम को और किम को हटा दिया वहां से। किमः पंचम एक स्नातम च व्यपदम। लेकिन वेद में तो चलेगा कथा, वो आगे सूत्र आ रहा है फिर। तो प्रकार वचने वर्तमानात् किम प्रातिपदिकात् थमुः प्रत्ययो भवति स्वार्थे। अब किम से जब थमु करेंगे और विभक्ति संज्ञा है ही इसकी, तो किमः कह, अब बन गया कथम। दूसरा, ये बात तो मैंने कल बता ही दी थी कि थमु में जो उकार है वो क्यों लगाया गया है, कौन देगा उत्तर? थमु में उकार का ग्रहण क्यों किया है? क्योंकि यदि मकार की एक संज्ञा प्राप्त हो रही है ऐसा कोई कहेगा तो नवहेतु दुस्मा रोक देगा उसको, कोई समस्या ही नहीं थी। इत इत प्रकरण वह अनित्य है, यह ज्ञापक इससे से नहीं। इत प्रकरण भी नहीं कहा जाएगा, इत संज्ञा का निषेध अनित्य है, इत संज्ञा नहीं। इत संज्ञा तो कर लो, उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन उसका इत संज्ञा का निषेध किया है वो अनित्य है। इसका अर्थ है यहाँ इत संज्ञा प्राप्त हो रही थी, प्राप्त हो रही थी तो ठीक है, पानी ने कहा हम वो लगा देते हैं, वो सुरक्षा करेगा उसकी, तो उकार ने सुरक्षा कर दी। क्योंकि वहां हलंत्यम आ रहा है ना, न हेतु तस्मा में, तो अंतिम हल रहा ही नहीं अब ये, पानी निकाल लो, अंत में मैं उकार बोल देता हूं। तो इस तरह से ये इस संज्ञा के निषेध को अनित्य करने के लिए ये प्रयास किया गया है। उससे यह है कि अन्यत्र हम कहीं कहीं उसको बचा लेते हैं। तो कहाँ बचाया गया था, कहाँ बचाया गया था? यहाँ के ज्ञापन से। इस संज्ञा को अनित्य बताने के लिए ये जो उकार ग्रहण किया है, इसका लाभ हमें कहाँ मिला था? कल जो विषय चल रहा था, किमोत में है? को किसमें? को किमोत में अत कत में जो प्रत्यय था, तो वहां पर भी न हेतु तुस्मा रोक देता, तो फिर क्वा नहीं बन पाता, तो वहां हो गई हलंत्यम से संज्ञा। चलो, अब वेद में जो है थोड़ा सा हमने किम शब्द से भी, किम शब्द से भी जो थाल प्रत्यय पीछे चल रहा था वो थाल न कह करके था कर दिया गया, लकार नहीं है, बस बात वही है। तो था हेतु च छंदसी, था प्रथम एक वचनांतम, हेतु सप्तम एक वचनांतम, च व्यपदम छंदसी सप्तम एक वचनांतम। छंदसी है किम शब्दात प्रकार वचने वर्तमानात् था प्रत्ययो भवति, और दूसरा इसमें एक अर्थ और ले लिया है, हेतु च, क्या कह करके प्रकार अर्थ भी ले लिया और हेतु सूत्र में बोल दिया। अब यहां देखो दो अर्थ आ रहे हैं। अब तक हमने एक अर्थ को लिया था प्रकार वचन, तो प्रकार वचन में हम किम शब्द का जब प्रयोग करेंगे तो अर्थ होगा किस प्रकार, जैसे उस प्रकार जिस प्रकार बोलेंगे ऐसे ही किस प्रकार।
हेतु में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? क्यों। क्यों बोलते हैं ना हिंदी में, क्यों, किस कारण से, किस हेतु से। तो इस तरह से अब ये जो कथा शब्द है यहाँ वेद में, इससे दो अर्थ निकल सकते हैं। एक तो किस प्रकार, और एक किस हेतु से। जैसे कथा ग्रामम न पृच्छसि, गांव को क्यों नहीं पूछते हो, ग्राम के विषय में चर्चा क्यों नहीं की जा रही है। तो यहाँ हेतु अर्थ निकल रहा है। और प्रकार में कथा देवा आसन पुराविदः है, पूर्व के विद्वान जो देव लोग थे वो किस प्रकार रहते थे। आसीत आस्ताम आसन, यहाँ जो इन्होंने हिंदी में अर्थ दे दिया है ना, थोड़ा ये वाक्य देखो क्या लिखा है इन्होंने, कि पुरातन इतिहास को जानने वाले विद्वान, क्या है देखो कैसे लिखा है, ये ठीक लग रहा है। अगर कैसे हम बोलेंगे तो ये किधर को जा रहा है शब्द, विद्वान की ओर जा रहा है ना। विद्वान कैसे थे, इसको और खोलें तो कैसे बोलेंगे, विद्वान किस प्रकार के थे, यही तो अर्थ निकलेगा। तो ये अर्थ निकलेगा तो हम जातीय प्रत्यय वाली बात आ गई ना। ये अब ये तो प्रकारवान अर्थ में पहुंच गया। अब अभी पीछे चर्चा हो रही थी जातीय प्रत्यय और थाल प्रत्यय, दोनों में भेद दिखाने के लिए प्रकार के हमने दो अर्थ किए। एक तो शब्द ही प्रकार अर्थ में, वो तो विषय रहेगा थाल प्रत्यय का, और एक प्रकार वान को कहने के लिए ये विषय आएगा जातीय प्रत्यय के इस पास में। तो यहां यदि हम हिंदी में ऐसे बोलेंगे कैसे थे, तो ये तात्पर्य हुआ विद्वान के लिए कहा जा रहा है कि विद्वान कैसे थे, किस प्रकार के थे। तो क्या अर्थ होना चाहिए, क्रिया के रूप में लेना है, कैसे रहते थे, किस प्रकार होते थे, रहते थे, होते थे तो नहीं कहा जाएगा, किस प्रकार रहते थे, यानी किस प्रकार का उनका जीवन था, क्रिया के रूप में आएगा। अगर जैसा ये लिखा है कैसे थे तो ये कहा जाएगा कथन जातीय का देवा आसन पुराविदः। फिर तो ऐसे आएगा किम जातीय, कथन कथम जातीय का नहीं, किम जातीय का, किम शब्द से करेंगे, किम जातीय का देवा आसन, ऐसे। तो इसको संभाल लो, कैसे के स्थान पर जो है किस प्रकार, से और लगा दो ज्यादा स्पष्ट हो जाता है, किस प्रकार से। बल्कि आगे भी क्रिया में रहते थे ऐसे हो करना पड़ेगा। उनकी जीवन शैली कैसी थी, ये सब बातें आएंगी। चलो आगे देखते हैं। अब ये जो अब तक हम जिस प्रकरण में थे, तो कौन सा प्रकरण समाप्त हुआ है यहाँ आकर के। पहला सूत्र क्या था हमारा इस तीसरे पाद का, विभक्ति संज्ञा, है? विभक्ति संज्ञा कर। आग दिशो विभक्ति ही, तो देखो दिश तो आगे आ रहा है ना, तो हमें सीमा का उल्लंघन नहीं करना है। अब विभक्ति नाम समाप्त। अब जो आगे प्रत्यय आ रहे हैं इनका नाम विभक्ति नहीं होगा, विभक्ति वाला कार्य कोई नहीं होने वाला है। अब ये ध्यान रखना है। अब ये जो प्रकरण है आगे आगे वाला, ये एक अलग प्रकरण हो गया। अभी तक हमने जो है विभक्ति प्रकरण देखा ये, लेकिन अव्यय संज्ञा का जो हम पीछे सब कर रहे थे कि सभी का नाम अव्यय होता है, तो सर्व विभक्ति ही, ये बात अब भी चलती रहेगी। आगे जो हम शब्द बनाएंगे ये भी अव्यय बनेंगे सब, क्योंकि यहाँ भी सारी विभक्तियां उत्पन्न नहीं होती। और आचार्य समर्था नाम प्रथमा द्वा से जो वाह, वो भी चलेगी। वो तो चलता रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि प्रयोग हम किसी प्रकार से कर सकते हैं। अगर हम वाह को हटा देंगे तो फिर विग्रह कर ही नहीं सकते हम किसी
शब्द का, ये जो बने बनाए शब्द हैं प्रत्यय करके, फिर तो इनका विग्रह होगा ही नहीं। वो अलग बात है कि अनभिधान होने से कहीं किसी शब्द का विग्रह के रूप में प्रयोग न होता हो, ऐसा कहीं कहीं हो सकता है। लेकिन जहां संभव है विग्रह होना, तो विग्रह वाक्य भी सही माना जाएगा, प्रत्यय करके भी सही माना जाएगा, दोनों प्रकार से। तो आगे सूत्र है दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेषु अस्ताति ही। चार भाग हैं सूत्र के। दिक् शब्देभ्यः पंचमी बहुवचनांतम, सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यः पंचमी बहुवचनांतम, दिग्देश कालेषु सप्तमी बहुवचनांतम, अस्ताति ही प्रथम वचनांतम। प्रत्यय रखा गया है अस्ताति ही। तो अस्ताति में जो इकार है ये तकार को बचाने के लिए है, इसका अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि इदित होने से कोई बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ तो हम वो भी नहीं कह पाएंगे कि एक संज्ञा का निषेध है न स्माल लगा करके करें, वो भी संभव नहीं है, क्योंकि अब तो व्यक्ति नाम भी छिन गया, अब तो हलंत्यम तो कर ही देगा, फिर छोड़ेगा ही नहीं वो। तो इसलिए एकार को बोल दिया है। तो दिक् शब्देभ्यः, यहाँ जो दिक् शब्द का कहा है सूत्र में, हम सामान्य रूप से दिश शब्द का अर्थ क्या लेते हैं? दिशा। और दिशा का व्यवहार अपने चारों ओर, ऊपर नीचे सर्वत्र जिस ओर भी संकेत करके कोई बात कही जाती है तो वहां दिशा का बोध निकलता है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे दाएं बाएं जिधर भी कहेंगे, सब स्थान बदल करके किसी और संकेत जब किया जाता है तो वो दिशा का सूचक होता है। लेकिन अर्थ जो यहाँ लिए जा रहे हैं, दिग, देश और काल, यहां थोड़ी उलझन आएगी कि दिशावाची शब्दों से तो प्रत्यय कर रहे हैं, और दिशावाची शब्द का प्रयोग करेंगे तो दिशा ही तो अर्थ आना चाहिए। दिशा का, दिशावाची शब्द का अर्थ क्या होगा? दिशा ही तो होगा। तो फिर दिशा अर्थ में प्रत्यय होता है, ये कहना कुछ संगत नहीं हो रहा है कि दिशावाची शब्द से दिशा अर्थ में प्रत्यय होता है। एक तो ये बात थोड़ी खटकेगी। दूसरा ये है कि काल अर्थ भी आ रहा है यहाँ पर। देश अर्थ में तो कोई बात नहीं है, देश तो वही हो गया। देखो, देश कह देते हैं हम किसी एक स्थान के लिए, है ना। दिशा में और देश में जो अंतर है वो भी समझना है थोड़ा, कि दिश शब्द का जो प्रयोग करते हैं, दिशा शब्द का, तो वहां पर एक विशेष कोई दिशा किसी और की ओर संकेत होता है, कोई किसी और के दाईं ओर बाईं ओर ऊपर नीचे ऐसे करके। लेकिन देश कहेंगे तो किसी और वाला अर्थ नहीं निकल रहा है। अब वो कोई भी हो सकता है, किधर का भी हो सकता है। चलो यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन काल अर्थ कैसे निकल आएगा दिशावाची शब्द का? काल अर्थ में भी तो प्रत्यय कर रहा है, ये तीन अर्थों में कर रहा है। तो काल अर्थ में भी प्रत्यय होता है। इन ये शब्द काल अर्थ को भी कहते हैं, समय को भी बताते हैं, दिशावाची शब्द। ये बात, ये अर्थ इसी सूत्र से ही ध्वनित हो रहा है। कैसे? कि स्वयं पाणिनि दिशा अर्थ में भी प्रत्यय कर रहे हैं, और दिशा अर्थ में प्रत्यय करना निरर्थक हो रहा है, क्योंकि दिशावाची शब्दों से ही कर रहे हैं, दिशा अर्थ में तो होना ही था। फिर भी दिशा अर्थ में कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि ये शब्द किसी और अर्थ में भी आते हैं। तभी तो दिशा कहना पड़ा कि दिग्देश कालेषु। अब जब किसी और अर्थ में आते हैं, उन और अर्थों में काल भी आ गया। अब प्रश्न ये उठेगा कि फिर दिक् शब्देभ्यः, यहाँ दिक् शब्द, यहाँ तो दिक् शब्द ही कहा है, इससे तो एक ही अर्थ आना चाहिए। तो ये केवल एक संकेत मात्र है। भाई किसी न किसी शब्द से तो बोला ही जाएगा, लेकिन दिशावाची शब्द अनेक अर्थों में आते हैं,
ये बात पता लग रही है दोबारा देश दिशा अर्थ में प्रत्यय विधान करने से, इसलिए काल अर्थ भी आ गया। कुछ स्पष्ट हुआ? चलो दोबारा सुन लेना इसी विषय के लिए, क्योंकि यहां पर सीधी सी बात है कि दिशावाची शब्दों से प्रत्यय हो रहा है, तो अर्थ क्या आना चाहिए उसका? एक सामान्य सी बात है, दिशा अर्थ ही आएगा। तो दिक देश कालेशु में दिक शब्द निरर्थक हुआ। ये कब बनेगा सार्थक? जब ऐसा माने हम कि ये अन्य अर्थों में भी आते हैं। अब अन्य अर्थों में आते हैं जब ये मान लिया हमने, तो दिशा अर्थ में प्रत्यय करना है, ये बात भी कहनी होगी। और काल अर्थ भी हमने सरलता से ले लिया फिर, क्योंकि अन्य अर्थों में आते हैं, ये बात तो सिद्ध हो ही गई, तो काल अर्थ भी आ गया। और देश कोई विशेष स्थान जो है उसको कहने के लिए भी ये भी अर्थ आ गया। तो इस तरह से अनेक अर्थ में प्रचलित दिशावाची जो शब्द हैं उनसे ये प्रत्यय करेगा। अच्छा जी, इन 3 अर्थों से है? अतिरिक्त और भी अर्थ हैं क्या, होते हैं? औरों की यहाँ कोई चर्चा नहीं है, जितनी चर्चा है वहीं तक रखो, अभी इतना ही समझ लो पहले। यहाँ कहने को तो बहुत सारी बातें निकल सकती हैं अगर और हम गहराई में जाएंगे तो। और यहाँ भी देखो, जैसे दिक शब्द है, दिश और देश, दोनों में धातु क्या है बताओ? क्या है धातु दोनों में? अतिसर्जन। तो धातु तो एक ही हुई ना, तो एक ही धातु, पाणिनि ने उसका अर्थ भी दे दिया अतिसर्जन। अब अर्थ भी घटाते रहो, कैसे घटाओगे? अतिसर्जन क्या होगा? ऐसे समझ में नहीं आएगा। लेकिन यहां इतना दिखाई दे रहा है हमें कि दिश शब्द में और देश शब्द में एक ही विभक्ति तो है, वो एक ही धातु तो है, और एक ही धातु है, और अर्थ हमने दो प्रकार से लिए कि संकेत करके किसी और जब बात की जाती है वहां दिशा का बोध निकलता है, और बिना संकेत के किसी भी स्थान को कहने के लिए, है ना, वहां देश शब्द का प्रयोग कर देते हैं। और देश शब्द का व्यवहार हम यहाँ जो अलग अलग इस पृथ्वी पर देश बने हुए हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब है ना, इनको भी तो देश कह देते हैं। तो क्या अर्थ निकलता है यहाँ? भाई अलग अलग स्थान है ये, लेकिन यहाँ देश कहने मात्र से क्या ये पता लग रहा है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर की बात हो रही है? नहीं, ये तो नहीं बोध होगा ना इसका। केवल स्थान मात्र बोल दिया, तो किस दिशा में है ये तो बोध नहीं हुआ। तो इतना तो अंतर पता लग गया हमें कि दिशा शब्द एक अलग अर्थ में है और देश शब्द एक अलग अर्थ में है। लेकिन देश जहां भी होगा वो किसी न किसी दिशा में होगा या नहीं? दिशा में तो होगा, तो दिशा शब्द ज्यादा व्यापक हो गया। ये दिशा दिशा जो बोल रहा हूं बार बार में, ये हिंदी की दृष्टि से है, ये आकारांत नहीं है। शब्द तो है केवल दिश, हलंत संस्कृत में, लेकिन हिंदी में हलंतों का प्रयोग कम होता है। जैसे मंत्रों में हम ऋच को क्या बोल देते हैं? ऋचा। वेदों की ऋचाएं, तो रूप चला लो फिर, ऋचा ऋचे ऋचा चल जाएंगे। ऐसे ही दिश का है, तो दिशा दिशे दिशा रूप नहीं चलेंगे। दिक दिशा दिशा, ये भी हलंती ही है, तो आकारांत ऐसे ही बोल देते हैं, हिंदी में चल जाता है। बहुत से शब्दों में ऐसा होता है, हलंतों का प्रयोग नहीं होता है हिंदी में, बहुत कम मिलेगा। मिलेगा भी तो प्रथमा का एक वचन, जैसे भगवत का भगवान, हनुमत का हनुमान, ये क्या है? प्रथमांत है ये सारे, प्रथमा का एक वचन। तो देखते हैं सूत्र का अर्थ कि दिक् शब्देभ्यः, दिशावाची शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमांतेभ्यः, विभक्तियां भी साथ में ले ली गई हैं, सारी व्यक्तियों से नहीं करना है। सप्तमी पंचमी प्रथमांतेभ्यः दिग् देश काल इत्येतेषु अर्थेषु अस्ताति ही प्रत्ययो भवति। अब ये प्रत्यय है एक सामान्य, और भी आएंगे इसके अपवाद भी आएंगे, ये तो सामान्य रूप से ले लिया है।
और रही बात दिशावाची शब्द हैं कितने, तो शब्दों की गिनती हम करेंगे तो कर पाएंगे, बहुत सारे बन सकते हैं शब्द। इसी प्रकरण में अगर देखें हम तो जो क्रम चलेगा यहाँ शब्दों का, जैसे इस सूत्र के उदाहरण में तो दिया जाएगा पूर्व और अधर शब्दों का उदाहरण दिया जाएगा। फिर अगले सूत्र में देखो दक्षिण उत्तर ये आ रहे हैं, फिर आगे पर अवर ये आएंगे, फिर आगे अंचेर लोग कह करके वहां प्राच प्रत्यच आदि इनको ले सकते हैं, फिर और आएंगे आगे ऊर्ध्व अपर आदि। तो अनेकों शब्द हैं जो दिशा का बोध कराते हैं। उन सभी शब्दों से सामान्य रूप से प्रत्यय किया गया अस्ताति। अच्छा, 3 प्रकार के अर्थ लिए इन्होंने और 3 प्रकार की विभक्तियां ली हैं, लेकिन इसमें ये मत कर लेना यथासंख्य करने लगो कि सप्तम अंत से करेंगे तो दिग अर्थ में, पंचम अंत से करेंगे तो देश अर्थ में, और प्रथमांत किस से करेंगे तो काल अर्थ में। ऐसा नहीं लेना है, तीनों विभक्ति लगा करके तीनों अर्थों में सब में कर सकते हैं। अब इनका अर्थ बनेगा क्या, देखो सप्तम अंत से हम लेंगे तो सरल सी बात है, आधार के रूप में ही लिया जाएगा। जैसे उदाहरण में पुरस्ताद वसति ये वाक्य बना, तो पहले हमें ये देखना है कि दिशावाची शब्द है क्या यहाँ पर, पूर्व शब्द। बहुत प्रसिद्ध हो गया है पूर्व, तो हर कोई मान लेगा हाँ दिशावाची है पूर्व। तो पूर्व शब्द से यहां जो प्रत्यय किया गया सप्तमी बना करके, तो सप्तमी में ही यदि प्रयोग करेंगे तो क्या बनता है पूर्व का, पूर्वस्मिन, है ना। अच्छा, देश अर्थ देश अर्थ लेना है यहाँ, पहले पहले देश का उदाहरण ले लो, तो पूर्वस्मिन, लेकिन दिश शब्द में देश नहीं, दिश दिग अर्थ में, तो दिग क्योंकि स्त्रीलिंग में आता है, स्त्रीलिंग में आता है तो पूर्व का स्त्रीलिंग बनाओ पहले तो टाप करके पूर्वा। अब पूर्वा का बनाओ सप्तमी में, क्या बनेगा, पूर्वश्याम। पूर्वस्याम। तो इसका विग्रह वाक्य क्या बनेगा, पुरस्ताद वसति का पूर्वश्याम दिशि वसति, पूर्व दिशा में रहता है। हो गया स्पष्ट। और देखो विग्रह वाक्य भी ठीक है, प्रत्यय भी ठीक है। तो वो जो प्रश्न उठाता कि वाक्य अनुवृत्ति आएगी कि नहीं है, तो आ रही है कि नहीं, अगर नहीं आती तो पूर्वश्याम दिशि तो अशुद्ध हो जाएगा ना, फिर प्रत्यय करना ही पड़ेगा अनिवार्य। अगर वाक्य को हटा देंगे तो बात तो चलता रहता है। तो विग्रह वाक्य लिख लो, इसमें लिखा नहीं है इन लोगों ने, पूर्वश्याम दिशि वसति। दूसरा शब्द लिया है इन्होंने अधर। हाँ, एक चीज और है यहाँ, जब अस्ताति प्रत्यय कर लिया तो पूर्व के आगे जब अस्ताति लाएंगे तो आगे सूत्र इसी प्रकरण में आएगा, पूर्व के स्थान पर पुर आदेश करने के लिए। अब वो सूत्र कौन सा है, अस्ताति च, पूर्वाधरा वाराणामसी पुरधवश्च ईशाम, यहां से अनवृत्ति जा रही है पुरधव इसकी, पूर्वाधरा वाराणामसी पुरधव च ईशाम। तो 3 शब्द हैं वहां, 3 ही आदेश हैं, पूर्व अधर अवर। तो यहां पर देखो 2 तो आ ही रहे हैं उदाहरण, ये पूर्व और अधर दोनों आ चुके हैं इसी सूत्र के उदाहरण में। तो अस्ताति प्रत्यय पर रहते पूर्व शब्द के स्थान पर तो पुर हलंत, और अधर शब्द के स्थान पर क्या करेंगे, वहां भी हलंत है क्या, अध धकारांत, ये आदेश हो जाएंगे। अस्ताति का अस्तात जोड़ दो, यहाँ यसिति से वगैरह कुछ नहीं लगना है अब, क्योंकि हलंत हो गए ना दोनों, ये पुर और अध, तो पुरस्तात अधस्तात। अब पंचमी का ले लो, तो यहां तो अर्थ ले लिया था हमने कि पूर्व दिशा में और अधर दिशा में रहता है। अब यहां पंचमी में क्या अर्थ लेंगे, पूर्व दिशा से आया, आगतः बोल दिया, तो पुरस्ताद आगतः। तो विग्रह कैसे करेंगे,
पूर्वस्याह दिशः आगतः। क्या बनेगा पंचमी में? पूर्वस्याह बनेगा, सर्वनाम्नः स्यात् ढ्रस्वश्च, तो पूर्वस्याह दिशः आगतः, पुरस्ताद आगतः। ऐसे ही अधस्ताद आगतः, नीचे की दिशा से आया। नीचे की दिशा कौन सी है? जमीन के अंदर। भाई नीचे से आया तो हम यूं भी कह सकते हैं, हम बैठे हैं कमरे में ऊपर, एक और आया। कहाँ से आए भाई? एक कमरा और है उसके ऊपर, एक नीचे है, हम बीच में हैं। तो उसको बताना पड़ेगा ना, नीचे वाले कमरे से आए हो, ऊपर वाले कमरे से आए हो। अमेरिका के लिए पाताल देश कहते हैं, तो वहां से आया हो कोई। अब अमेरिका से ऐसे नहीं आ जाएगा तुम्हारे घर पर अचानक कोई व्यक्ति नीचे से। वो आएगा तो पहले तो कहीं एयरपोर्ट पर उतरेगा, तो फिर अब नीचे से कहाँ, वो तो यही हो गया ना। हमारे हमारे ही समकक्ष हो गया, उसके बाद आएगा तुम्हारे पास में। तो कहीं प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, प्रथमांत जब बोलेंगे तो अब वैसे ही अर्थ लेना है। जैसे पुरस्ताद रमणीयम कहा है इन्होंने, तो क्या अर्थ हुआ? करो विग्रह, बोलो इसका जरा, कौन बोलेगा? विग्रह वाक्य बोलो पुरस्ताद रमणीयम का। पूर्व पूर्व दिक ढंग से रमणीय। बोलना, ऐसे नहीं स्त्रीलिंग लगा करके। पूर्वादिक रमणीयम। पूर्वादिग रमणीया। रमणीय। हाँ, इसका बनेगा पुरस्ताद रमणीयम। ऐसे ही अधस्ताद रमणीयम। तो सर्वत्र अस्ताति प्रत्यय परे रहते, मुख्य बात जो यहाँ ध्यान देने की है कि पूर्व के स्थान पर पुर आदेश, अधर के स्थान पर अध आदेश। और ये गिनते जाओ, शब्दों की गिनती करते जाओ कि दिशावाची शब्द यहाँ लिए किसने गए हैं। तो पूर्व अधर दो का यहाँ पर ग्रहण कर लिया गया है। अब और देखते हैं आगे। और ये जो तीनों है ना व्यक्तियां, सप्तमी पंचमी प्रथमा, ये आगे भी हमें लेते जाना है इसी प्रकार से। अब देखो आगे सूत्र, दक्षिणोत्तराभ्याम अतसुच। दक्षिणोत्तराभ्याम पंचमी द्विवचनांतम अतसुच प्रथम वचनांतम। अब स्पष्ट पता लग रहा होगा कि ये जब अस्ताति प्रत्यय का विधान कर दिया तीन अर्थों में और तीनों विभक्त्यंतों से, तो अतसुच अपवाद ही तो बनेगा। अब ये निश्चय हो गया कि दक्षिण और उत्तर शब्दों से अस्ताति नहीं होगा, ठीक है ना, ये अपवाद हो गया। तो सप्तमी पंचमी प्रथमांताभ्याम दिग्देश कालेषु वर्तमानाभ्याम दक्षिण उत्तर शब्दाभ्याम अतसुच प्रत्ययो भवति। अतसुच में क्या बचेगा? अतस, सकार, सकारांत, सकार तक प्रत्यय को ले लेना है हमें। अब अर्थ उसी प्रकार से, जैसे दक्षिण तो वसति, तो इसका विग्रह वाक्य क्या बनेगा? दक्षिणस्याम दिशि वसति, उत्तरस्याम दिशि वसति। दक्षिण तो वसति, उत्तर तो वसति। अव्यय तो सारे बनेंगे, ये ध्यान रखना है, सारे अव्यय हैं। अंत में जो सुप्रत्यय आता है उसका लोप हो जाएगा, और जो प्रत्यय का सकार है उसको दिखाई दे रहे हैं ये विसर्ग आदि जो भी हैं। पंचम व्यंत से उसी प्रकार से अर्थ करेंगे। दक्षिणायाः दिशः आगतः, तो दक्षिणतः आगतः, उत्तरतः आगतः। हाँ, हमने दिशा ही अर्थ लिया है सर्वत्र, दूसरा अर्थ तो ध्यान ही नहीं दिया। दूसरा और तीसरा पिछले सूत्र में भी देश और काल। तो जैसे पीछे के वाक्य को दोबारा देखो, पुरस्ताद वसति का हमने विग्रह किया पूर्वस्याम दिशि वसति। अब देश अर्थ में, देश अर्थ में कैसे विग्रह करेंगे? पूर्वस्मिन देशे वसति। काल अर्थ में कैसे करेंगे? पूर्वस्मिन काले वसति। लेकिन पूर्वस्मिन काले वसति ये कुछ संगत लग रहा है वाक्य प्रयोग, कि पूर्व काल में रहता है। क्या अर्थ हुआ इसका? रहता था बोले तो बात भी ठीक है, जब पूर्व हो गया तो अब तो है ही नहीं। पूर्व काल में रहता था या पूर्व काल में रहता है, नहीं पूर्व अब भी है क्या?
जैसे 2024 चल रही है, 2023 में रह रहा है कोई इस समय? है तेईस नहीं सोच रही है? हाँ, कोई रह रहा है शायद 2023 में भी। है? तो रहता था बोलना पड़ेगा ना, पूर्व शब्द बोलते ही फिर। और उत्तर काल में, उत्तर काल में रह रहा है या रहेगा? यहाँ रहेगा बोलना होगा। तो ये ध्यान, थोड़ा भेद हमें ध्यान रखना है। इन्होंने उदाहरणों में सब दिखाया नहीं है कि कौन सा अर्थ ले रहे हैं, दिग, देश और काल। तो तीनों घटा सकते हैं यहाँ पर हम। ऐसे ही यहाँ घटा लो कि दक्षिणस्याम दिशि वसति, और दक्षिणस्मिन देशे वसति, और दक्षिणे काले वसति, दक्षिणस्मिन काले वसति। ऐसे ही उत्तर शब्द से घटा लेंगे, दिग, देश और काल, तीनों अर्थों में। ऐसे ही पंचमी का दक्षिणतः आगतः, उत्तरतः आगतः। तो दक्षिण दिशा से आया, दक्षिण देश से आया। अब जबरदस्ती नहीं करनी है, कहीं नहीं घट रहा हो कि दक्षिण काल से आया, तो क्या बोलेंगे यहाँ? घट जाएगा। दक्षिण काल कौन सा होता है? दक्षिण दिशा तो सुनी है हमने, दक्षिण स्थान भी सुना है, दक्षिण काल कौन सा होता है? पूर्व काल, उत्तर काल तो व्यवहार में आ जाएगा, ये दक्षिण काल चल जाएगा। पश्चिम काल भी चलो चल जाएगा, पश्चिम हम पीछे वाले काल को बोल देते हैं कभी कभी, है ना? पश्चिम भाग, पीठ का भाग बोलते हैं ना पश्चिम। लेकिन दक्षिण काल कौन सा होगा? दाहिने तरफ से कोई काल होता है क्या? तो सब जगह सारे शब्द प्रयोग में नहीं आएंगे, हम बलात् कहीं प्रयोग करने लगे ऐसे ही। अच्छा, तो ये हमने देखा कि दक्षिण और उत्तर के लिए तो अस्ताति प्रत्यय का निषेध कर दिया गया, अतो सुच प्रत्यय होगा। अब दो शब्द और लिए इन्होंने आगे। अच्छा जी, अधर का विग्रह वाक्य क्या होगा? किसका विग्रह? अधर का। अधर, अधर का कौन सी व्यक्ति में? कोई सा भी अधस्तात् वसति। इसके अधर, पहले सूत्र में। जी। तो अधर शब्द है ना, अधर। तो अधर को ये देखो, पहले हम दिशा अर्थ यदि लेंगे तो स्त्रीलिंग बनाना होगा, अधरा। टैप करना होगा ना, जैसे पूर्व का पूर्वा। अब रही बात कि इसकी सर्वनाम संज्ञा है कि नहीं है, पहले ये देखो। विभाषा ये प्रकरण में अधर शब्द है या नहीं है? विभाषा जैसी में अधरे अधरा आया था सर। हाँ, तो जब हम सर्वनाम संज्ञा करेंगे तो सर्वनाम से लगेगा ही फिर। तो अधरस्याम ऐसे करके विग्रह करेंगे, अधरस्याम दिशि वसति, अधस्तात् वसति, अधरस्मिन देशे वसति। लेकिन विकल्प है सर्वनाम संज्ञा का, विकल्प होगा तो दूसरे प्रकार से ही प्रयोग कर सकते हैं। तो आगे है विभाषा परावराभ्याम। अब देखो हमारे पास में शब्द कितने हो गए, ये दिशावाची, पूर्व, अधर, ये पूर्व सूत्र में आ गए थे। अगले सूत्र में दक्षिण और उत्तर, 4 हो गए। अब 2 यहां आ गए, देखो, पर और अवर, ये 6 बन जाएंगे अब। तो विभाषा प्रथम वचनांतम, परावराभ्याम पंचमी द्विवचनांतम। यहां पर अवर ले लिए गए, तो पर अवर इत्येताभ्याम दिग्वाचिभ्याम शब्दाभ्याम दिग देश कालेषु वर्तमानाभ्याम विभाषा अतसुच प्रत्ययो भवति। अब विभाषा अतसुच प्रत्ययो भवति जब कहा जाएगा तो फिर जिस पक्ष में अतसुच नहीं होगा उस पक्ष में पूर्व सूत्र यानी कि दिक् शब्द भ्य सप्तमी पंचमी से अस्ताति प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ दोनों प्रत्यय कर सकते हैं, लेकिन दक्षिण उत्तर से दोनों प्रत्यय नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पर और अवर, ये जो दोनों शब्द हैं, तो जैसे पीछे हमने अधर शब्द के स्थान पर अस्तातिच सूत्र से अध आदेश किया था,
क्या इनमें से भी किसी शब्द के स्थान पर कोई आदेश होना है? विभाषावरस्य। देखो अस्ताति च सूत्र में कौन कौन से शब्दों की अनुवृत्ति आ रही है? पूर्वाधरा वराणमसि, पूर्व, अधर, अवर। तो अवर अवर देखो फंस गया इसमें, अवर आ गया ना इस सूत्र में, विभाषा परावराभ्याम। तो अवर के स्थान पर तो आदेश कर लेना अब, वकारांत, तो उसका तो बन जाएगा अवस्था। लेकिन पर शब्द का तो कुछ भी नहीं है, पर शब्द के स्थान पर कोई भी आदेश नहीं होना है। नहीं होना है तो यसे पीछे लगा देना। यसे पीछे में रेफ का, रेफ र में जो अ है वो हट जाएगा, और अस्तात का जो अ है वो जुड़ जाएगा, अतसुच का या अस्ताति का। अब इसके दो दो उदाहरण बन जाएंगे। अवर विभाषावरस्य। विभाषावरस्य अवस्थात् अवरस्तात्। हाँ विकल्प है वहां पर अस्ताति च के आगे, तो वहां पर दो बन जाएंगे। अब आदेश भी हो जाएगा और पूरा अवर शब्द भी रहेगा। तो पहले पर के उदाहरण में देखो, परतः वसति, यानी परस्याम दिशि वसति, परतः वसति, और परस्ताद वसति। तो परतः में अतसुच प्रत्यय हो गया और परस्ताद में अस्ताति प्रत्यय हो गया। ऐसे ही अवर शब्द में अवरतः वसति और अवस्थाद वसति। देखो अतसुच प्रत्यय करेंगे तब तो अब आदेश नहीं होगा, क्योंकि अस्तातीच है ना, अस्तातीच। तो अस्तातीच कह करके अस्तात प्रत्यय भी आ पाएगा, अतसुच प्रत्यय नहीं आ पाएगा। तो अतसुच में तो अवर्तः बनेगा, और अस्ताति करेंगे तब बन जाएगा अवस्था। अब यहाँ र नहीं दिखाई देगा तुम्हें कहीं भी, क्योंकि अवर के स्थान पर अब आदेश हो गया। अवरस्तात् भी विभाषावरस्य। क्या संख्या है सूत्र की? 41। 41 पर हाँ तो इन्होंने यहाँ लिख लो, इन्होंने छोड़ दिया है, ये लिखा नहीं है इन्होंने। इसमें अवरतः वसति और अवस्थाद वसति, और एक बढ़ा लो इसमें अवरस्ताद वसति। तीन तीन बन जाएंगे इसके। ऐसे ही पर शब्द से परतागतः परस्तादागतः, यहाँ कोई आदेश नहीं होना है। और अवर शब्द से फिर वही बात है, ये पंचमी का उदाहरण हो रहा है, अवरत आगतः, अवस्थाद आगतः और अवरस्ताद आगतः, इसको भी ले लेना। काशिका में भी इन्होंने व्यवसाय परावराभ्याम सूत्र पर पहले पर का दिया, परतः, और परस्ताद वसति, क्योंकि अवरतः वसति, अवरत आगतः, अवरतः रमणीयम, अवस्था यहाँ भी रह गया है ये, अस्ताति के परे रहते केवल अब आदेश करके ही उदाहरण दिया है इन्होंने। लेकिन बनेगा वो भी दूसरा भी, क्योंकि वहां उदाहरण वही मिल रहा है, विभाषा वरस्य सूत्र में उदाहरण वही है। चलो आगे देखो अब। तो अब तक हमने 6 शब्दों को देख लिया, पूर्व, अधर, दक्षिण, उत्तर, पर, अवर। अब जो अंशु प्रत्यय लगा करके हम शब्द बनाते हैं, है ना, सूत्र तीसरे अध्याय में जो पढ़ा था, ऋत्विक दध्रिक स्रग सूत्र, तो क्विन प्रत्यय करके बनाते हैं ना, अंशु धातु से प्र आदि शब्द, प्र उपसर्ग आदि पूर्व लेकर के, और क्विन प्रत्यय करके प्राच, प्रत्यच, उदच, ये बनते हैं ना शब्द।
तो उन शब्दों को, क्योंकि वो भी दिशावाची हैं, उन शब्दों को इस सूत्र में लिया है। अब अंचेर लुक, अंचे ही पंचम एक वचनांतम, लुक प्रथम एक वचनांतम। अब अकेले अंशु धातु से तो प्रत्यय होता नहीं है, उपसर्ग कोई ना कोई साथ में होगा, तो उसी तरह से इसको लेना है। इसलिए अंच कह करके अर्थ करेंगे हम अंचत्यंत। तो दिक् शब्देभ्य यानी अत्यंतेभ्य दिक् शब्देभ्य दिग्देश कालेषु वर्तमानेभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमांतेभ्य उत्तरस्य अस्ताति प्रत्यय से लुक भवति। ये प्रत्यय का लुक कर रहा है, तो लुक कर रहा है तो जिसका विधान होगा उसी का लुक होगा। तो विधान किसका होगा? क्योंकि अंचत्यंतों से अस्ताति के अतिरिक्त तो और तो कोई प्रत्यय कहा नहीं है, तो अस्ताति प्रत्यय ही होना है। दिक् शब्द भी सप्तमी पंचमी सूत्र से उसी अस्ताति का लुक करेगा ये। अब अस्ताति प्रत्यय का नाम तद्धित भी है, और तद्धित का लुक होता है तो हमें पता ही है इस चीज का कि तद्धित का लुक होते ही क्या होता है, अगर स्त्री प्रत्यय है पहले तो वो भी हटेगा, लुक तद्धित लुक ही, ठीक है ना, उसका भी तो लुक करना होगा। तो पहले तो हमें शब्द बनाना है अंशु धातु से। जैसे शब्द बनाना है हमें प्र उपसर्ग लगा करके अंशु धातु से और क्विन प्रत्यय करके पूरा कार्य करके शब्द क्या बना? प्राच। इतना ही तो बना। लेकिन क्योंकि दिशा अर्थ लेना है तो स्त्रीलिंग भी चाहिए हमें, तो स्त्रीलिंग चाहिए तो फिर क्या करेंगे? अब किससे करेंगे? स्त्री प्रत्यय किससे करेंगे और कौन सा करेंगे? ये प्राची बनाना है, प्राची, क्योंकि विग्रह होगा प्राच्याम दिशि वसति। तो प्राची बनाने के लिए प्र उपसर्ग पूर्वक अंशु धातु से पहले क्विन कर लिया और प्राच बना लिया, यानी प्र अच। अब पहले अलग अलग ही रखो इसको, प्र और अच, यहां तक की स्थिति है। अब एक वार्तिक है अंचतेश्चोप संख्यानम, स्त्री प्रत्यय के प्रकरण में, वह नीप कर लिया प्र अच ई। अब क्या होगा अगला कार्य? भसंज्ञा करें या नहीं करें? क्या भसंज्ञा होगी या नहीं? प्र और अच, ये जो पीछे का अंश है इसकी भसंज्ञा होगी या नहीं? भसंज्ञा तो होगी। तो भसंज्ञा होगी तो भस के अधिकार में इसके लिए पाणिनि ने अलग से सूत्र बनाया है एक। कौन सा? अचह। अच्छा इतना ही सूत्र है बस। यानी कि यदि भसंज्ञा हो जाती है अंशु की तो उस अवस्था में आकार का लोप हो जाएगा। अचह सूत्र से अच के आकार का लोप हो गया तो केवल चकार ही तो बच गया। यानी प्र, फिर चकार और फिर ई, क्या बोले, प्रची। अब यहां जब आकार का लोप हो जाता है, केवल चकार मात्र रह जाता है, तो इसके लिए सूत्र बनाया है छोटा सा चौ। और चौ जो सूत्र है ना, ये इसी बात का संकेत है, क्योंकि चू चू का सप्तमी बनता है चौ। और चू का चू क्यों कहा है? कि अंचू का चू लिया गया है वो, अर्थात जब केवल चकार रह जाए, आकार का लोप हो जाए, तभी लगता है ये सूत्र। यानी कि आकार लोप हुए अंशु के परे रहते जो पूर्व शब्द है उसको दीर्घ हो जाता है। ढलोपी पूर्व से दीर्घ के प्रकरण में है चौ, तो उससे दीर्घ होकर के बन गया प्राच। नहीं तो लोग क्या करेंगे कि प्रा और अंशु दोनों का सवर्ण दीर्घ करके प्राच बना लेंगे, ऐसे नहीं। प्राची, प्राची जब बनाएंगे तब, प्राची जब बनाएंगे तब की बात है, ये भी ध्यान रखना। और हमें केवल पुल्लिंग में रूप चलाना है, प्रांग प्रांच उपरांच है, तो प्राच कैसे बनाएंगे? तब नहीं लगाएंगे चौ सूत्र को, तब नहीं लगाएंगे अचह सूत्र को। समझ में आ गया? नहीं, लेकिन प्राचीन बनाएंगे तो लगाना पड़ेगा हमें। और इसका सबसे प्रबल उदाहरण अगर समझना है हमें तो
उदीची और उदच शब्द में समझ लो, यहाँ देखो अंतर दिखाई दे रहा है पूरा पूरा। जैसे यहां तो कोई कह सकता है कि भाई हमने सवर्ण दीर्घ कर लिया तो क्या अंतर रह गया, हम अचह सूत्र लगाएं फिर चऊ सूत्र लगाएं, क्या का आवश्यकता है, भाई प्राची बनाना है, अची प्राची हो तो गया। लेकिन उदीची उदच बना के दिखाओ, उदीची कैसे बनेगा फिर। तो जैसे वहां हम अंशु के आकार का लोप करके अचह सूत्र से, लेकिन अचह सूत्र वहां पर उसका अपवाद बैठा है नीचे उद ईत, अचह के आगे उद ईत कि उत के आगे अगर अंशु आएगा, ठीक है ना, तो वहां पर आकार का लोप नहीं होगा, वहां उसको ईकार हो जाएगा। लेकिन जब हम पुल्लिंग बनाएंगे तो वहां बोलते हैं उदीन उदीन च उदीन च, वहां उदंग उदं च उदं च करेंगे। तो यहां स्पष्ट पता लगता है कि भसंज्ञा होगी तो अचह और चौ, भसंज्ञा नहीं होगी तो फिर वैसे ही रहेगा। तो प्राची जब बनाया हमने और स्त्री प्रत्यय भी लाए, तो उस अवस्था में अब इस सूत्र से यानी कि दिक् शब्द भ्या सप्तमी पंचमी सूत्र से अस्ताती प्रत्यय आया दिग्देश काल अर्थ में, उसका इसने लोप कर दिया। अब उसका लोप करने के बाद फिर लुक तद्धित लुकी, अब स्त्री प्रत्यय को भी हटा दो, क्या रह गया, अब क्या रह गया, प्राच। प्राच रह गया बस, लेकिन अर्थ बदल गया। अब सप्तमी का अर्थ आ चुका है, प्राग बसती का अर्थ हो गया पूर्व दिशा में रहता है, और प्राग आगतः का अर्थ हुआ पूर्व दिशा से आया है, और प्राग रमणीयम का अर्थ हुआ पूर्व दिशा रमणीय है, ये अर्थ निकलेंगे इसके। ऐसे ही उदग शब्द से लगा लो पूरा, उदग वसती, उदग आगतः, उदग रमणीयम, वहां उदीची शब्द को लेकर के चलेंगे, और वहां भी ऐसे ही स्त्री प्रत्यय को हटाएंगे लुक तद्धित लुकी से। तो यहां तक हमने ये है ये शब्द अंचु प्रत्यय वाले भी सब देख लिए, अंचु अंचु धातु जिसके अंत में आती है, ये भी सब दिशावाची ही शब्द हैं। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है दिशावाची शब्दों का, लेकिन दिशावाची शब्द ये हमने पीछे देख ही लिया था प्रथम सूत्र में कि काल अर्थ को भी कहते हैं, ये काल अर्थ भी इनसे निकलता है, और इसीलिए काल अर्थ में प्रत्यय हो पा रहे हैं ये। अब यहां यदि काल अर्थ में घटाएंगे तो कैसे बोलेंगे, प्राग बसती को काल में घटाओ, पूर्व काल में रहता है लेकिन रहता था बोलना होगा वहां, लेकिन देश में तो घट जाएगा ना। पूर्व देश में रहता है, पूर्व देश से आया या पूर्व काल से आया, पहले से आया कोई तो प्राग आगत, ये पहले आया है ये बाद में आया है, इस तरह से काल अर्थ भी ले लेंगे। अजय जी, जो हमें सूत्रों में प्राक दिशो विभक्ति, वो प्राक दिशा, प्राग दिशो व्यक्ति क्या, उसमें जो हम सूत्रों में जो प्राक आया है वो दिशावाची होगा। तो कौन सी दिशा में है ये सूत्र, दिशा से, दिश शब्द से दीक्षादिव्य सूत्र, ये दक्षिण में पश्चिम में उत्तर दक्षिण किधर को है ये, यहाँ काल अर्थ ले सकते हैं, ठीक है ना। देखो महाभाष्य में ऐसे अनेक प्रयोग आते हैं, बल्कि उनकी शैली है पतंजलि की कि जब किसी सूत्र की व्याख्या आगे कभी करनी होती है ना, तो वहां एक वाक्य आता है, बहुत बार जब पढ़ोगे तो तुम्हें एक रट जाएगा बार बार, कि कोई बात कही इति उपरिष्टाद व्याख्यास्यामः, इसको हम आगे कहेंगे। तो उपरिष्टाद देखो अगले ही सूत्र में आ रहा है, जो ये बहुत प्रयोग हुआ है ये, तो अर्थ तो वही है ना, प्रकरण तो वही चल रहा है सारा। तो उपरिष्टाद व्याख्यास्यामः का अर्थ क्या हुआ, काल की दृष्टि से भी ले सकते हैं कि देखो अभी तो इसकी व्याख्या नहीं हुई है, आगे का जो समय आएगा तब करेंगे, और पुस्तक में देखेंगे तो स्थान की दृष्टि से ले लो, देश यानी कि देखो इसी पुस्तक में आगे का जो भाग आएगा, अगला जो स्थान आएगा वहां व्याख्या करेंगे। अब दिशा अर्थ लेंगे तो दिशा तो एकदम संकेत करना पड़ता है हमें कि इसकी व्याख्या हम कौन सी दिशा में करेंगे।
तो देश और काल तो घट जाएगा, ठीक है ना। चलो अभी यहीं तक रखते हैं थोड़ा, ये अच्छा ये प्रकरण है और ये समझने के लिए भी आवश्यक है, महत्वपूर्ण प्रकरण है ये, और बहुत गहराई से इसको समझ लेना, पूरा ज्यादा लंबा प्रकरण नहीं है। अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ